संध्या, वैसे तो तुम खुद समझदार हो, फिर भी जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। संदीप अपनी पत्नी संध्या से कहता है। संध्या बोली, ऐसी क्या बात है जिसे कहने से पहले आपको मेरी झूठी तारीफ करनी पड़ रही है, और तो और भूमिका बांधनी पड़ रही है। संदीप बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे इतने सालों में मैंने कभी तुम्हारी तारीफ ही नहीं की हो। खैर छोड़ो, देख रहा हूं आजकल तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो रही हो, इसलिए कह रहा था। संध्या बोली, अब बस भी कीजिए और जो कहना है कह डालिए। संदीप बोला, अब जब मैं मीटिंग के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए हैदराबाद जा रहा हूं तो मेरे पीछे से घर की शांति की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे माँ बाबूजी को तकलीफ हो। संध्या बोली, घर की शांति बनी रहे, क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? संदीप बोला, नहीं, पर मैं तो तुमसे ही उम्मीद करूंगा ना। चलता हूं, ध्यान रखना। संदीप अपना बैग लेकर निकल गया। करीब एक हफ्ते बाद जब संदीप घर लौटा तो घर के बाहर का नजारा ही कुछ और था। बरामदे में उसकी मां मनोरमा जी उसके पिता तिवारी जी के साथ अपना सामान लेकर बैठी थी। संदीप बोला, माँ बाबूजी, ये आप लोग सामान के साथ कहां जा रहे हैं? मनोरमा जी बोली, बस हमें नहीं रहना तेरे घर में। बेटा, हमारा पेट भर गया तेरी पत्नी की बातों को सुन सुनकर, तो हमें माफ कर। हम तो तेरे भाई सोनू के पास चले जाएंगे। देखा जी, ये बहू आजकल कितना सुनाती है हमें। आखिर बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। संदीप बोला, अरे पर हुआ क्या है ये तो बताओ। अभी पिछले हफ्ते जब मैं गया था तब तो सब कुछ ठीक था, फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए? तिवारी जी ने कुछ कहना चाहा तो मनोरमा जी बोली, आप रहने दो जी, आपसे ना कहा जाएगा। मैं बताती हूँ बेटा, अब तेरे घर से हमारा दाना पानी उठ चुका है, तो बस इतनी मदद करो कि तुम हमें बस सोनू के पास छोड़ाओ। तुम अभी अभी लौटे हो, जानती हूँ तुम्हें दिक्कत होगी, पर अब हम तो उसी के पास रह लेंगे। कम से कम शांति की और सम्मान की रोटी तो खाएंगे। तिवारी जी बीच में बोले, हाँ सही कह रही हो भाग्यवान, यहाँ तो हमें 10 बातें सुननी पड़ती हैं, तब जाकर रोटी नसीब होती है। और तो और यहाँ बहू के सामने हम अपने पोते पोती से मजाक भी नहीं कर सकते। संदीप बोला, पापा अंदर तो चलो, अंदर बैठकर शांति से बात करते हैं, और मैं बात करता हूँ आपकी बहू से कि आखिर क्या बात हो गई, मैं भी तो जानूं। तिवारी जी उठने ही वाले थे कि मनोरमा जी उन्हें इशारा करते हुए बोली, देखो संदीप, तुम अपनी पत्नी की बातें सुनते रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तुम तो बस हमें सोनू के घर छोड़ाओ, क्यों जी? तिवारी जी वापस से बैठ गए और बोले, हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। और अगर तुम हमें सोनू के वहां नहीं छोड़ सकते तो कहो, हम उसे फोन करके बुला लेते हैं, क्योंकि अब हमें एक पल भी नहीं रहना इस घर में। अरे सिर्फ इतना ही तो कहा था मैंने अपने पोते से कि हम तुझे तेरी मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं। बस इतनी सी बात पर उसने हमें इतना सुना दिया। आखिरकार संदीप ने जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर अपने माँ पापा को मनाया और उन्हें अंदर लेकर आया। उन्हें उनके कमरे में बिठाकर वो सीधा अपने कमरे में गया और संध्या से बोला, इतना समझा कर गया था, पर तुमसे एक हफ्ता भी नहीं रहा गया ना। बाहर इतना तमाशा हो रहा है और तुम यहाँ शांतिपूर्वक बैठी हुई हो। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है? बड़ी संस्कारी बनी फिरती हो, यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने। लंबी सांस भरते हुए संध्या बोली, वो क्या है न पति देव, मेरे मायके के संस्कार अब आपके इस घर के बोझ को और नहीं उठा सकते। संदीप बोला, क्या मतलब? संध्या बोली, अगर शादी के 10 साल बाद बहू अपनी जबान चलाने लगी है तो जाहिर सी बात है ये तो आपके ही परिवार ने सिखाया होगा मुझे, क्योंकि अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों को तो मैं शुरुआत में दिखा चुकी हूँ। जो आपके माता पिता को पसंद नहीं आए तो अब मैं चुप नहीं रहूंगी। संदीप बोला, मानता हूं तुमने बहुत दिन बर्दाश्त किया, और जब तुम खुद कह रही हो कि 10 साल तक चुप रही तो अभी भी चुप रह लेती। क्यों बेवजह अपनी जबान चला रही हो और क्यों घर की शांति भंग कर रही हो? अरे तुम समझती क्यों नहीं कि ये सब करके तुम बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रही हो? संध्या बोली, 10 साल तक मैं इसलिए चुप रही क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये उम्मीद थी कि कभी तो आप मेरे लिए बोलेंगे, लेकिन 10 साल तक जब आपने एक शब्द नहीं बोला तो आखिरकार आज मुझे खुद ही अपने लिए बोलना पड़ा। आज भी देखिए,
आप उनके लिए मुझसे लड़ने को तैयार हो गए। कभी मेरे लिए भी उन लोगों से लड़ लिया करो। हमेशा पत्नी ही गलत नहीं होती है पतिदेव। कभी सोचा कि माता पिता भी कभी कभार गलत हो सकते हैं? संदीप बोला, बस करो अपना ये ड्रामा। देखो, आज वो लोग घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। संध्या बोली, मेरे कारण? सोचिए मुझे कैसा लगा होगा जब मुझे पता चला कि मेरे बच्चों को वो मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हों, वो भी ये कहकर कि तुम्हारी मम्मी तुम लोगों को प्यार नहीं करती। बचपन में तुम लोगों को हमारे पास छोड़कर अपने मायके चली जाती थी और आप कह रहे हैं कि मेरे कारण वो लोग घर छोड़ने को तैयार हैं। अरे छोड़ो, मैं सब जानती हूँ। कहीं नहीं जाने वाले वो लोग, बस ड्रामा करके तुम्हें डरा रहे हैं। आज 10 साल तो मुझे इस घर में हो गए। क्या मुझे नहीं पता कि उनके छोटे बेटे बहू ने कभी उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाई और एक आप ही हो जो उनके ड्रामे को सच मान लेते हो। संदीप बोला, तुमसे तो आजकल बात करने का मतलब अपना सिर फोड़ना है। पता नहीं क्या समझती हो अपने आप को। अब बैठी क्या हो, रसोई में जाओ और खाना बनाओ सबके लिए। अपनी बात कहकर संदीप वहां से जाने को हुआ। संध्या बोली, बताओ भला, जिस बहू से इतना नाराज रहेंगे, इतने तमाशे के बाद भी उसके हाथ का ही बना खाना खाएंगे? ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? फिर भी संध्या उठकर खाना बनाने रसोई में चली गई। दरअसल संध्या को इस घर में 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में कितनी बदल गई थी वो, उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। सास ससुर शुरू से ही तेज स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी संध्या को घर में अपनी जगह बनाने ही नहीं दी, बल्कि हमेशा उसके साथ परायों जैसा व्यवहार ही किया। कई बार तो वो संदीप के सामने भी ऐसा व्यवहार करते थे, पर संदीप कभी कुछ नहीं कहता था और यही कारण था कि उनकी हिम्मत बढ़ती चली गई। शादी के कुछ दिनों बाद संध्या ने सबके लिए खाना बनाया। सब शौक से खाना खा रहे थे। तभी तिवारी जी ने थाली उठाकर फेंक दी और बोले, अपने माँ बाप के लिए भी ऐसा ही खाना बनाती थी क्या? भिखारी समझ रखा है क्या हमको? संध्या की आंखों में आंसू आ गए, पर मजाल थी कि संदीप ने तब भी कुछ कहा हो। उल्टा मनोरमा जी भी बोलने लगी, लो अब रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। संध्या रोते हुए अपने कमरे में चली गई तो संदीप कमरे में आकर बोला, एक बार माँ से पूछ लिया करो कि कैसा खाना बनाना है। समय बीता, पर अब तो मेहमानों के सामने भी अगर उनकी पसंद का खाना नहीं बनता था तो वो लोग सीधा थाली उठाकर फेंकते थे और हर बार संध्या यही इंतजार करती कि कभी तो उसका पति उसके लिए बोलेगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। संध्या 2 बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन उसके सास ससुर में कोई बदलाव नहीं आया। अब तो आलम ये था कि वो लोग संध्या के साथ उसके बच्चों को उसके मायके नहीं जाने देते और फिर बच्चों से कहते कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। संध्या ने ये बात पहले भी संदीप से कही थी तो वो बोला, अरे वो दादा दादी हैं तो अपने पोते पोती से मजाक कर रहे होंगे, तुम उनकी बातों को दिल पर क्यों ले रही हो? और फिर उनका मन बच्चों के बगैर नहीं लगता, इसलिए बच्चों को यहाँ रख लेते हैं। वक्त यूं ही बीतता गया। फिर छोटी बहू आई तो उसके साथ भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार करने की कोशिश की, पर छोटा बेटा सोनू लड़ पड़ा और अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया और तब से वे लोग अपने बड़े बेटे संदीप के साथ ही रहते थे। देवरानी तेज थी, उसने संध्या से साफ साफ कहा, आप ही झेलो इनको, मेरे साथ अगर इन्होंने ऐसी हरकत की तो मैं तो उल्टा 2-4 और सुना दूंगी। अभी 5 महीने पहले की बात है। सोनू के बेटे प्रिंस का पहला जन्मदिन था तो सब रिश्तेदारों को बुलाया गया था। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब घर आए तो संध्या का 6 साल का बेटा गोलू उसके पास आकर बोला, मम्मी, प्रिंस के नाना नानी कितने अच्छे हैं ना, कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए उन्होंने। मेरे नाना नानी जी तो फटीचर हैं, इसलिए आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती है ना? संध्या ने गोलू के गाल पर एक चांटा रसीद कर दिया। गोलू रोते रोते बोला, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो दादा दादी कहते हैं, फिर आपने मुझे क्यों मारा? बेटे की बात सुनकर संध्या के तन बदन में आग सी लग गई। उसने संदीप की तरफ देखा, पर उस दिन भी संदीप ने कुछ नहीं कहा। उसी दिन संध्या ने तय कर लिया था कि अब वो चुप नहीं रहेगी। संदीप के हैदराबाद जाने के 2 दिन बाद ही संध्या ने अपने कानों से सुना कि मनोरमा जी और तिवारी जी फिर से गोलू और पिंकी के सामने संध्या और उसके मायके वालों की बुराई कर रहे थे। संध्या जैसे ही कमरे में आई वो लोग चुप हो गए। संध्या ने बच्चों को कमरे से बाहर जाने को कहा और बोली,
माँ जी, पापा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कहा आपने अपने पोते से कि उसके नाना फटीचर हैं? तिवारी जी गर्व से बोले, हाँ, कह दिया तो क्या हुआ? कोई पहाड़ टूट पड़ा क्या? जो सच है वही तो बोला है। संध्या बोली, बस जो बोलना था आपने बोल लिया। आज के बाद अगर आपने ऐसी कोई भी बात मेरे बच्चों से की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेहतर है आप लोग मेरे बच्चों से दूर रहिए, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। दोनों चिल्लाते रही और संध्या दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। अचानक संदीप की आवाज पर संध्या ख्यालों से बाहर आई। संदीप अभी भी उसे समझा रहा था। संध्या ने एक टूक जवाब दिया, कह दिया ना, मेरे मायके के संस्कार अब आपके घर के बोझ को और नहीं उठा सकते। तो अगर आपको अपने माँ बाप की चिंता है तो उन्हें लेकर आप कहीं और रहने चले जाइए, या फिर हमारे रहने का इंतजाम कहीं और कर दीजिए। मुझे और मेरे बच्चों को चैन से जीने दीजिए, क्योंकि जब आज तक आप मेरे लिए कुछ नहीं बोल पाए तो अब मुझसे भी उम्मीद मत रखिए। वो दिन था और आज का दिन। अब संध्या सीधा मुंह पर जवाब देती थी। तिवारी जी और मनोरमा जी को भी पता था कि वो बस नाटक कर सकते हैं, कहीं और कोई ठिकाना तो है नहीं, और रोटी तो इस आंगन में ही मिलेगी। इसलिए अब वो लोग चुप रहने में ही भलाई समझते थे। मनोरमा जी अभी भी संदीप के कान भरने की कोशिश करती तो संदीप कहता, माँ अब बस भी करो। आप लोगों ने अपने व्यवहार की वजह से मेरा सिर भी झुका दिया, तभी तो मैं भी अब संध्या से नजरें नहीं मिला पाता हूँ। सच कहते हैं लोग, इंसान की इज्जत अपने हाथों में होती है। तो अब आप लोग सोच लो कि शांति पूर्वक 2 रोटी चाहिए या दर दर की ठोकर, क्योंकि उसके संस्कार अब आप लोगों की बदतमीजी का बोझ तो उठा नहीं सकते। तो मेरा घर बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।